नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारी बेसिक क्लासेस में, जहां हमारा आजकल क्या चल रही है एमसीक्यू क्लासेस। रामबाण क्लास की क्लास नंबर 6 चलने वाली है। तो बच्चों, इन एमसीक्यू क्लास को आप तो यूट्यूब पे देख रहे हैं। अगर कोई छात्र अगर इच्छा से अगर कोई बेसिक क्लास ऐप में जाकर अगर कोई अपनी टेक्स्ट बुक अगर टेस्ट लेना चाहता है तो आप वहां जाकर विजिट कीजिए और हमारी टेस्ट को क्या कीजिए, परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से है। तो भारत में थियोसॉफिकल, सारे के सारे बच्चों ये पीवाईक्यूज हैं। पहले बता दूं, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, हमारे पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता कौन था? तो बच्चों, हु वाज द लीडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया? बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की बच्चों स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। इसका संस्थापक कौन था? तो इसका था कर्नल ब्लादवस्की। नाम क्या है? कर्नल ब्लादवस्की। तो इन्होंने इसकी क्या की थी बच्चों? स्थापना की थी। फिर जब इसकी स्थापना होती है तो भारत में इसका हमारा मुख्यालय कहां बनाया जाता है? आड्यार, मद्रास में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, क्योंकि इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ जब अध्यक्ष बनाया जाता है हमारी एनी बेसेंट को, तो एनी बेसेंट आती है भारत में। ठीक है ना। तो इसी संस्था की जो हमारी अध्यक्ष बनाएगी, किसे बनाया गया? हमारी एनी बेसेंट को, जो भारत में आती है और भारत के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। तो इनमें से यदि आपसे पूछ रहा है कि हु वाज द लीडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया, तो कौन आएगा ऑप्शन आपका? ऑप्शन ए, एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। यदि मैं बात करता हूं बच्चों, जो हमारे महादेव गोविंद रनाडे हैं, इनके द्वारा, और गोपाल कृष्ण गोखले इनके द्वारा, या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो यदि मैं बात करूं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो इनके द्वारा क्या होता है? होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन मूवमेंट की शुरुआत होती है। ठीक है बच्चों। इसकी स्थापना कब होती है? 1916 में होती है। और यदि मैं बात करता हूं महादेव गोविंद रनाडे की, यदि मैं बात करता हूं, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है बच्चों? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की जाती है बच्चों। ठीक है ना। तो ये आपका यहां पर का पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बच्चों कि शक्ति और ताकत का प्रतीक, ये हमारा काहे का प्रतीक है? शक्ति और ताकत का प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? मतलब ये क्या है? हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है। ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है? कौन सा राष्ट्रीय पक्षी संयुक्त राज्य अमेरिका का घोषित किया गया था? ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कौन सा बना? क्या बना? अमेरिकन रॉबिन बना, या पेरेग्रीन फाल्कन बना, या बर्ड ईगल बना, या गोल्डन ईगल बना, या नन ऑफ दी अबव? उपयुक्त में से कोई नहीं बना। तो यदि मैं बात करता हूं बच्चों यूएसए की, तो ये कहां स्थित है? हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है बच्चों। इसका जो राजधानी है, इसकी राजधानी का नाम क्या है? हमारा वॉशिंगटन डीसी। ठीक है ना, वॉशिंगटन डीसी। और यूएसए और कनाडा के बीच की जो सीमा रेखा है वो कौन सी है? 48 डिग्री पैरेलल। ठीक है। और हमारा इसकी राजधानी हो चुकी है। और अमेरिका और कनाडा के बीच में हमारा क्या है? ग्रेट लेक एरिया। तो ये कुछ आपके अदर फैक्ट्स हो चुके हैं, जिसके अंदर हमारा सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो, वो कुछ हमारी ग्रेट लेक आती हैं। तो हमारा यूएसए का जो हमारा बच्चों कौन सा है? तो गोल्ड ईगल हमारा क्या बना है? इसका अभी नेशनल बर्ड अभी क्या हुआ था? अपॉइंट किया गया है दिसंबर 2024 में। और यहाँ के अभी राष्ट्रपति कौन है, जिन्होंने भारत में बहुत टैरिफ लगा रखा है? पूछा जा सकता है राष्ट्रपति कौन है अभी? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप है बच्चों, ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉप डे? तो पुनर्स्थापन करना, भूमि, या पुनर्प्राप्ति? भूमि के लिए एकजुट, ये थीम पूछ रहा है बच्चों। ठीक है ना। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? थीम पूछ रहा है, और करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो 2025 का जो हमारा वर्ल्ड कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन डे है, जो हमारा सूखा मतलब मरुस्थलीकरण है उसको रोकने के लिए जो दिवस होता है, उसका हमारा थीम क्या है? तो इसका जो बच्चों थीम होगा, तो ये पहले मनाया कब जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना। एवरी ईयर 17 जून को मनाया जाता है यूएन के द्वारा
1994 में ये क्या होता है, घोषणा की जाती है कि अब क्या मनाया जाएगा, हमारा डेजर्टिफिकेशन डे मनाया जाता है। तो इसका जो हमारा थीम थी वो क्या है, भूमि को पुनर्स्थापित करना और अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा बच्चों, सही उत्तर है। ठीक है ना, तो इसे महत्वपूर्ण तरीके से आप लोगों ने याद करना है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। और हमारा वर्ल्ड पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पूछ रहा है बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे वाज सेलिब्रेटेड बाय द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो क्या होता है, 13 अगस्त को 1946 को, या 14 अगस्त 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, या 16 अगस्त 1947 को। तो बच्चों आपको पता है होगा, तो भारत में एक क्या आता है, हमारा कैबिनेट मिशन आता है। क्या आता है, कैबिनेट मिशन आता है। ये कब आता है बच्चों, मार्च 1946 में आता है। ये पहला प्रश्न हो गया। ठीक है, और जब ये भारत में आता है तो भारत में आने के बाद इसका उद्देश्य क्या होता है कि भारत में संविधान सभा की स्थापना, संविधान सभा की स्थापना। अब इसकी स्थापना करनी थी तो भारत में क्या करना था बच्चों, इसने निर्वाचन करना था। तो इसके द्वारा क्या होता है, जुलाई 1946 में क्या किया जाता है, चुनाव करवाए जाते हैं। कितने सीट्स पर कराए जाते हैं, 389 में करवाए जाते हैं। ठीक है ना, और इसमें से बच्चों क्या होता है, 290 जो 6 है इनमें डायरेक्ट इलेक्शन करवाया जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन करवाया जाता है। और इसमें जो 93 सीट्स हैं, ये 93 क्या हो जाते हैं बच्चों, हमारा आरक्षित हो जाते हैं, मनोनीत किया जाता है इनको। राजा जो महाराजा थे ना, मनोनीत, ये मैंने आपको पॉलिटी की जो स्टार्टिंग क्लासेस थे उसमें बताया था। तो इस 296 में से बच्चों क्या हो जाता है कि हमारे 208 तो इसमें कौन जीत जाता है, कांग्रेस जीत जाती है। कौन जीत जाती है, कांग्रेस जीत जाती है। और बचे जो 73 सीट थे, 73 सीट में कौन जीतती है, मुस्लिम लीग जीतती है। कौन जीती, मुस्लिम लीग जीती। और बचे जो 15 सीट थी इसमें कोई अन्य जो जीत चुके थे वो जीते थे। अब मुस्लिम लीग को यहाँ पर क्या फील होता है कि हमें यहाँ पर इंसल्ट कराई गई है, भारत में इनके लिए अनफेयर इलेक्शन करवाया गया था। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो मुस्लिम लीग थी बच्चों, कौन, मुस्लिम लीग थी, इसके द्वारा क्या मनाया जाता है, 16 अगस्त 1946 को क्या मनाया जाता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन डी इसका क्या है बच्चों, सही उत्तर है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, इसकी होती है 1906 में होती है। किसके द्वारा की जाती है, आगा खान और सलीमुल्लाह खान, सलीम उल्लाह खान के द्वारा। कहां की जाती है, ढाका में। ढाका कहां है, बांग्लादेश में। और इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां था, तो लखनऊ में। ये आपके लिए क्या हो गया, एक विस्तृत संपूर्ण जानकारी हो गई। कैबिनेट मिशन भी आपको पता चल गया, मुस्लिम लीग के बारे में भी आपको पता चल गया। ठीक है ना, 1906 में इसकी स्थापना होती है। कहां होती है, ढाका में होती है। इसका मुख्यालय कहां था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो गया। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2025 कहां आयोजित की गई थी। वेयर वाज द 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 25 हेल्ड। तो कहां होती है, तो बच्चों वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है इसके द्वारा क्या किया जाता है, अपना मीटिंग की जाती है। प्रतिवर्ष इसकी शीतकालीन बैठक होती है। ठीक है, शीतकालीन बैठक आयोजित की जाती है। तो इसकी जो शीतकालीन आयोजित बैठक की जाती है, ये की जाती है बच्चों हमारे दावोस में, दावोस स्विट्जरलैंड में की जाती है। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी आपके लिए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जिसमें आप देख सकते हैं हमारा पहला ऑप्शन है बर्न स्विट्जरलैंड, दूसरा है हमारा दावोस, तीसरा है हमारा ज्यूरिख या स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड आपका सब जगह पर ऑप्शन है। अगर किसी बच्चे को पता है स्विट्जरलैंड करके याद जा रहा है तो उसे पर्टिकुलर याद करना पड़ेगा कि कहां होगी, दावोस में। दावोस हमारा क्या है बच्चों, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हर तरीके की, और इसके द्वारा बच्चों प्रतिवर्ष क्या निकाला जाता है, जेंडर गैप इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है ना, जेंडर गैप इंडेक्स निकाला जाता है। तो इसकी जो 2025 की रैंकिंग है बच्चों, इसकी रैंकिंग में भारत की कौन सी रैंक है,
इंडिया की रैंक कौन सी है? तो 131वीं रैंक है। ये आपका क्या हो चुका है, यहां तक आपका पूरा हो चुका है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में लैंगिक अंतरा सूचकांक कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? लैंगिक अंतरा सूचकांक। लैंगिक अंतरा सूचकांक कहा जाता है। तो इसमें भारत की अभी रैंक कौन सी है? 131वीं रैंक है। आपके लिए क्या हो गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शीतकालीन बैठक कहां होती है? दावोस, स्विट्जरलैंड में होती है। आपको पूरा याद रखना है बच्चों, दावोस कहां है? स्विट्जरलैंड में होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर किसे जाना जाता है? तो जैन धर्म के बारे में यदि हम बात करें बच्चों, तो इसके संस्थापक कौन थे? हमारे ऋषभनाथ थे, ऋषभदेव थे। और इसमें बच्चों कुल मिला के कितने हमारे जैन धर्म में कुल तीर्थंकर होते हैं? तो 24 तीर्थंकर कुल होते हैं, ठीक है ना। 24 तीर्थंकर कितने होते हैं? कुल होते हैं। और इसके जो 24वें थे वो कौन थे? महावीर जैन, ठीक है। इन्हीं का नाम, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनका नाम क्या था? वर्धमान। इनका जो जन्म हुआ था बच्चों वर्धमान का, कब हुआ था? 599 बीसी में होता है, ईसवी पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था और कहां होता है? तो ये कुंडग्राम में होता है। कहां होता है? कुंडग्राम। कहां है कुंडग्राम? बिहार में। कहां? बिहार में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम क्या था बच्चों? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? तो त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। और ये हमारे क्या थे? 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। किसके? जैन धर्म के। तो प्रश्न, नेमिनाथ थे, वर्धमान महावीर थे, पार्श्वनाथ थे, ऋषभनाथ थे। तो कौन थे हमारे अंतिम के या 24वें? वर्धमान महावीर। इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनके जो वर्धमान है, कौन सा नाम है? बचपन का नाम, बचपन का नाम, ठीक हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7वां प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के माध्यम से नागरिकों को डैश 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 की गारंटी दी गई है। द सिटीजंस हैव बीन गारंटीड द डैश 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 थ्रू आर्टिकल 23 एंड द 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था? फंडामेंटल राइट्स बताए थे, ठीक है ना। मौलिक, आपको मैंने क्या बताए थे? अधिकार बताए थे। इन्हीं को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स। इनका उल्लेख कहां किया गया है? संविधान के भाग 3 में किया गया है। कहां से कहां तक है ये है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। कहां से ग्रहण किया हमने? ये यूएसए के संविधान से ग्रहण किए थे। अगला पॉइंट पूछ रहा है कितने प्रकार हमारे कितने मौलिक अधिकार थे? तो मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। अभी कितने हैं वर्तमान में? 6 हैं। तो उन्हीं में से बच्चों मैं यदि बात करता हूं पहले मौलिक अधिकार की, ठीक है। पहला मौलिक अधिकार क्या कहता है? हमारा समानता का अधिकार, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? स्वतंत्रता। तीसरा क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा क्या बोलता है? धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। पांचवा क्या कहता है? धर्म और सांस्कृतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। छठा क्या बोलता है? संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचार, इसका अधिकार है। तो इसी में बच्चों जो हमारा तीसरा है ना, हमारा ये समानता का अधिकार है 14 से लेके 18 तक है, स्वतंत्रता का 19 से लेके 22 तक है। और यहाँ पर 23 और 24 जो अनुच्छेद है बच्चों, यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 23 और वर्णन किसके बारे में बात कर रहा है? शोषण के खिलाफ अधिकार। इसी को बोला जाता है बच्चों एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना। एक्सप्लॉयटेशन, TATION। एक्सप्लॉयटेशन मतलब यदि किसी व्यक्ति का, यदि हम देखते हैं शरीरों के अंग का क्रय विक्रय है, अगर उसका क्रय विक्रय किया जा रहा है अंग का, तो वो उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो अनुच्छेद 3 का हनन किया जा रहा है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी आयु 14 वर्ष से कम की है, उनको क्या करना है? खतरनाक कारखानों में काम करने से मना किया गया है, ठीक है ना, क्योंकि उनका अधिकार ही नहीं है, खेलने कूदने का उनकी उम्र है, ठीक है। इसके बारे में हमने कहां पर देखा? शोषण के विरुद्ध अधिकार में। कौन सा अधिकार है हमारा ये? अनुच्छेद जो हमारा ऑप्शन ए है क्या है?
हमारा समानता का अधिकार, या तीसरा हमारा जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा किसके बारे में होगी जानकारी, मौलिक अधिकार के बारे में। अगला प्रश्न बच्चों आज से आपका पूछ रहा है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? द इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 31 जुलाई, 16 फरवरी, 23 जून या 11th ऑफ जून। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चों इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ठीक है, ओलंपिक डे, तो इसके बाद यदि मैं करता हूं बच्चों तो ओलंपिक की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है बच्चों 23 जून 1894 में इसकी स्थापना होती है। और जब इसकी स्थापना होती है तो कहां इसके, फिर उसके बाद क्या होता है, इसके पहले जो हमारे गेम्स कराए जाते हैं, आपने देखे होंगे ना गेम्स, कब कब होते हैं, कहां होते हैं? एथेंस ग्रीक में, एथेंस ग्रीक में होते हैं, इसके पहले गेम्स होते हैं। और ये कब होते हैं? तो 1896 में होते हैं, वर्ष 1996 में होते हैं। अब वर्तमान में हमारे कौन से हुए हैं? वर्तमान में कौन से हुए हैं? 33वें क्रम के, 33वें क्रम के कहां हुए थे? पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की। तो ये आपकी एडिशनल जानकारी होगी किसके बारे में? ओलंपिक कमिटी के बारे में। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि किस दिन मनाया जाता है, तो 23 जून को मनाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। ये आपके लिए क्या हो गया? महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, क्योंकि वर्तमान में 2024 में हमारे 33वें क्रम के हुए थे। सॉरी, अगला अगर मैं बात करता हूं कि हमारे किस क्रम के थे, तो 33वें क्रम के थे, ठीक है ना। और अगला आपसे प्रश्न पूछ रहा है, अब आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? Which of the following states does not have a bicameral legislator? जैसे आप बच्चों पार्लियामेंट को देखते हो, किसे देखते हो? संसद को देखते हो। संसद के बाद दो सदन है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। उसी तरीके से विधानमंडल होता है बच्चों, विधानमंडल होता है, ठीक है ना। तो विधानमंडल में भी हमारे दो सदन होते हैं, एक क्या होता है बच्चों? विधानसभा, इसी को क्या बोला जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा क्या होता है? विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप प्रत्येक राज्य में बच्चों विधानसभा की जो सेशंस है उन्हें आप जरूर देखते हैं, पर प्रत्येक राज्य में विधान परिषद होगा यह आवश्यक नहीं है। संसद में जैसे उच्च सदन इसे कहते हैं, राज्यसभा को निम्न सदन, लोकसभा को, उसी तरीके से राज्य का निम्न सदन कहा जाता है विधानसभा को, उच्च सदन कहा जाता है विधान परिषद को। पर प्रत्येक राज्य में क्या होता है? हमारा विधान परिषद नहीं होता है, ठीक है। इसकी जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो तो हमारी कितनी हो जाती है? 60, पर हमारी विधान परिषद की कितनी होती है? मिनिमम सदस्य संख्या 40। और इसकी मिनिमम सदस्य संख्या बता रहा हूं मैं ना, ठीक है, मिनिमम सदस्य संख्या। और इसकी मैक्सिमम सदस्य संख्या बोलूं तो 1/3 ऑफ किसके? विधानसभा के। विधानसभा के कुल 1/3 क्या होता है? इसका अधिकतम सदस्य संख्या होती है। पर लोकसभा में जो हमारा जो विधानसभा है इसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 500। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और भारत के किस राज्य की सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है। अब यदि मैं बात करता हूं विधान परिषद की, द्विसदनी, ये होता है द्विसदनी बच्चों। आपके भारत में जैसे हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के अंदर हमें दो सदनी विधानसभा नहीं दिखती है, विधानमंडल हमारा दो सदनी नहीं है। हमारे यहाँ पर केवल एक विधानसभा है, विधानमंडल नहीं है। तो यदि मैं बात करता हूं भारत में जिनके पास विधान परिषद और विधानसभा दोनों के पास, दोनों है, ठीक है ना, तो द्विसदनी विधान, ठीक है। यदि मैं बात करता हूं जो हमारे स्टेट्स हैं, तो उनमें सबसे पहले क्या आता है बच्चों? तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना हो गया, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, कुल 6, 1 2 3 4 5, और एक अंतिम कौन बचा? तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है। एक हमारा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। तो इनमें से हमारा कौन सा आ रहा है? महाराष्ट्र बच्चों, हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। तो एक हमारा बच गया, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो इनमें से किसके पास नहीं है? हमारे राजस्थान के पास नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। कर्नाटक आ गया, कर्नाटक के पास हमारी क्या है बच्चों? विधान
जो मंडल है दोनों है, उसके पास विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। इसमें से जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद 31 जो सीट है सर्वाधिक हमारी किसकी है, हमारी विधान जो परिषद है इसकी सदस्य संख्या है। ठीक है ना बच्चों, अगला बढ़ते हैं हम किसके बारे में, आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित किया गया। आपको मैंने अभी ओलंपिक के बारे में बताया ना बच्चों, किसके बारे में बताया मैंने आपको, ओलंपिक के बारे में बताया, जिसकी स्थापना कब होती है, 23 जून 1884 में, इसीलिए हम 23 जून को क्या मनाते हैं, ओलंपिक दिवस मनाते हैं। अब बच्चा आपसे पूछ रहा है आधुनिक जो ओलंपिक खेल हैं सबसे पहले किस शहर में आयोजित किए गए। अब बच्चा क्या सोचता है कि आधुनिक की बात कर रहा है तो क्या पता पेरिस में 33वें क्रम के हुए थे, तो 33वें क्रम के होने की वजह से जिसमें हमारे 6 मेडल्स हमने जीते थे, तो उसमें क्या पता हमारा ऑप्शन कहां पर आ जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर ये ऑप्शन गलत हो गया बच्चों। ये क्या पूछ रहा है, जो आधुनिक में खेल खेले जाते हैं ओलंपिक के, तो वो सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे, तो उसी के बारे में मैंने आपसे बताया था, एथेंस ग्रीक में। कहा, एथेंस ग्रीक में हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले ओलंपिक खेल खेले जाते हैं। कब खेले जाते हैं, 1896 में। अभी बताया ना मैंने, 1896 में पहले हमारे जो गेम खेले जाते हैं, कहां खेले जाते हैं, एथेंस ग्रीक में। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक से प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद समझ के उत्तर को देना है बच्चों। पेरिस में नहीं होगा, पेरिस हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, हुए वर्तमान में 2025 में यदि आपसे पूछता है, सॉरी 2024 में यदि आपसे पूछता है 33वें क्रम के 2024 में, तब जाके आप पेरिस में आओगे, वरना आप कहां पर आएंगे, एथेंस ग्रीक में आएंगे बच्चों। ठीक है ना, अगला बात कर रहा है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। क्या है, सिमलीपाल असम, सुंदरवन उड़ीसा, पन्ना छत्तीसगढ़, मानस असम। तो बच्चों ये बात कर रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान की, नेशनल पार्क की। ठीक है, नेशनल पार्क की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, ये राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है। तो यदि मैं इसमें बात करता हूं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उड़ीसा में है, ये तो गलत हो गया। अगला पूछ रहा है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये तो हमारा पश्चिम बंगाल में है। ये सारे के सारे बच्चों पीवाईक्यू क्वेश्चन है, अपने मन से नहीं लेके आए हैं इसको। ठीक है, सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो ये प्रश्नों का जो अपना लय है इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और ध्यानपूर्वक समझ के अपनी परीक्षा में तैयार होकर जाना। अगला पूछ रहे हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये है मध्य प्रदेश में, एमपी में। और अगर आपसे बात करता है मानस कहां पर है, मानस राष्ट्रीय उद्यान तो असम में। ठीक है ना, असम में है हमारा क्या, मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो इनमें से केवल एक सही है। तो क्या पूछ रहे हैं, सुमेलित युग्म। हाँ, तो सुमेलित युग्म के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। वर्तमान में भारत में कुल हमारे जो नेशनल पार्क हैं कितने हैं, तो 107। ये ध्यान दीजिएगा आपका। ठीक है ना, और नवीनतम हमारा कौन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। नवीनतम कौन सा बच्चों, सिमलीपाल नेशनल पार्क है कहां पर, ये उड़ीसा। कहां पर है, उड़ीसा में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा हर। और अगर आपसे मैं पूछता हूं, असम का एक बड़ा ही प्रसिद्ध हमारा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, हमारा कांजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, ये प्रसिद्ध किस लिए है, पहली बात तो ये है कहां, असम में। इसके बारे में आपको पता होगा। ये प्रसिद्ध किसके लिए बच्चों, एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है ना, वन हॉर्न राइनो, तो उसके लिए फेमस। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो हमारे 70%, मोर देन 70% जो हमारे वन हॉर्न राइनो है वो कहां पाए जाते हैं, हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये कहां पर है, असम में। और असम में हमारा कौन सा है, मानस देहिंग पटकई, ये भी वहीं पर है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है उत्तराखंड का। अच्छा, अब आगे बच्चों हमारी बारी किसकी आती है, उत्तराखंड की, हमारे राज्य के जो प्रश्न है। ठीक है, उत्तराखंड के प्रश्न आते हैं। तो इन प्रश्नों में आपसे सबसे पहले पूछ रहा है, उत्तराखंड के हथकरघा हस्तशिल्प उत्पादों का क्या ब्रांड नाम दिया गया है। तो क्या ब्रांड दिया गया है, मोनाल नाम दिया गया है, हिमाद्री नाम दिया गया है, गंगा दिया गया है, या हिमक्राफ्ट दिया गया है। तो जिन बच्चों ने करंट अफेयर में ध्यान दिया होगा, तो 2023 में बच्चों एक हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट होती है। 2023 में क्या होती है बच्चों, दिसंबर 2023 के आसपास होती है। तो यहां पर होती है हमारी इन्वेस्टमेंट समिट। कहां होती है, देहरादून में। कहां होती है, देहरादून में।
तो इसी में निर्णय लिया गया कि जो उत्तराखंड के जो भी हमारे हथकरघा हैंडलूम है, हस्तशिल्प है, हैंडमेड जो भी हमारे आर्टिकल्स रहेंगे, उनको बेचने के लिए हम किस नाम से बेचेंगे बच्चों? तो वहां पर नाम आता है एक हिमाद्री नाम से। ठीक है, हस्तशिल्प और हथकरघा बेचने के लिए हमारा जो ब्रांड है, कौन सा ब्रांड है? हिमाद्री ब्रांड। इसका नाम ही हिमाद्री ब्रांड दिया गया था। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया था? भारत के प्रधानमंत्री भी आए थे दिसंबर 2023 में हमारे देहरादून में। ठीक है ना? तो उन्होंने उत्तराखंड के जो भी आर्टिकल या प्रोडक्ट बेचे जाएंगे, किस नाम से बेचे जाएंगे? तो हमारा ऑप्शन बी क्या है? हिमाद्री सही उत्तर होगा। तो हमारा जो इससे भी है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2023 का, 2024 का और 25 में हम चल रहे हैं, तो इतनी दूर तक क्योंकि एसएससी यूपीएससी एग्जाम के जो कंपटीशन है उसको कम करने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग हर बिंदु को महत्वपूर्ण मानकर ही चलिएगा। और मोनाल क्या है? हमारा उत्तराखंड का राज्य पक्षी, कॉमन पिकॉक जिसका नाम है। ठीक है ना? गंगा हमारी उत्तराखंड की नदी हो गई है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कथनों को पढ़ें। पहला कथन क्या कह रहा है आपका? कि पहला कथन कहता है, क्या कथन कह रहा है पहला भाई? तो पहला कथन कह रहा है रम्माण मूल रूप से, रम्माण के बारे में कहा था ना मैंने, रम्माण मूल रूप से चमोली जनपद के सलूड़ डुंगरा गांव में मनाया जाने वाला कौथिग्या उत्सव है। ठीक है, जिसको मैंने पहाड़ी रामायण के बारे में संज्ञा दी थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 में इसको यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया जाता है। इसमें क्या पूछ रहे हैं? इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोक नाट्य, नृत्य, गायन आदि का आयोजन किया जाता है। उपरोक्त कथन में से सही बताइए। उपरोक्त कथन में सही क्या है? अब बच्चों रामायण के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, रामायण क्या है हमारा? पहली बात तो कहां मनाया जाता है? ये सलूड़ और डुंगरा गांव में, सलूड़ डुंगरा गांव में मनाया जाता है। कहां है? चमोली में। और इसका नाम क्या है? पहाड़ी रामायण। इसको क्या कहा जाता है? पहाड़ी रामायण। इसमें क्या होता है? मूक जो है वो क्या किए जाते हैं? नृत्य किया जाता है। और इसमें प्रयोग किसका किया जाता है? ढोल दमाऊ का प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड का एकमात्र हमारा क्या? यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को में शामिल एकमात्र अमूर्त धरोहर, इंटेंजिबल साइट। ठीक है ना? तो इसको शामिल कब किया गया था? इसको शामिल किया गया था 2 अक्टूबर 2009 में। अति महत्वपूर्ण है। और यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में भारत में अभी तक कुल भारत में कितनी धरोहर हैं? तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में कुल कितनी धरोहर अभी क्या है भारत की शामिल की गई है। ठीक है, और मूर्त में यदि मैं बात करता हूं तो 44 टोटल हो चुकी है, जिनमें से 35 हमारे सांस्कृतिक और हमारे 7 जो है वो हमारे किसके हैं? नेचुरल है, प्राकृतिक है, और एक हमारा मिश्र धरोहर है। तो उसके बारे में भी आप जानकारी लेंगे। तो ऑप्शन ए और बी यहां पर क्या हो जा रहा है? दोनों सही है कि नहीं है? ये हमारा क्या बोल रहा है? रामायण हमारा यहाँ किया जाता है। ठीक है, देव यात्रा, लोकनाट्य और नृत्य गायन इसमें किया जाता है। सही है। तो हमारा मूक नृत्य भी इसमें किया जाता है। तो ठीक हो गया, ढोल दमाओं के साथ इस पर नृत्य किया जाता है। ठीक है ना? और अगला यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कथन और कारण के बीच में। तो पहला कथन आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों? तो कथन है यहाँ पर क्या कह रहा है? श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जी, जो किसकी राजधानी हुआ करता था? पंवार वंश की राजधानी। किसने स्थापित की? अजय पाल ने। कब की? 1570 में। आगे बात करते हैं। पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। सही हो गया जी। कारण क्या कह रहा है? राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसके बारे में मैंने कहा था, हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तराखंड का एकमात्र। जिसने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, एक बार जरूर विजिट करना। अति महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको हर वीडियो में प्रोवाइड की जा रही है बच्चों। ठीक है ना? तो राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन उत्तराखंड श्रीनगर में स्थित है। तो क्या कह रहा है कथन और कारण में? तो ए और आर दोनों सही हैं। हाँ, दोनों सही हैं। और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। कैसे करता है भाई? तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि पर्वतीय कस्बा है, और दूसरी ओर कह रहा है कि यहाँ पर एक हमारा विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो इसका गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और ए सही है, आर गलत है। ए सही, ए गलत है, आर नहीं जी। तो हमारे सही तो दोनों है, पर हमारा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। वो दोनों अपने आप में क्या है? सही है, क्योंकि वहां पर एक हमारा हेमवती नंदन बहुगुणा
HNB यूनिवर्सिटी क्या होती है। तो हमारा जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है उसका नाम हेमवती नंदन बहुगुणा रखा गया है, ठीक है ना। और जैसे हमारा 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, गढ़वाल में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय हमारा कहाँ है, श्रीनगर में है। और वहां पर हमारा क्या है, पर्वतीय कस्बा है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं बच्चों। उत्तराखंड में सुमेलित 1 को 2 से सुमेलित करना है, सूचियों में नीचे दिया गया है। अच्छा, तो क्या है, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी और थारू जनजाति। अच्छा, जनजाति के बारे में प्रश्न है कि भोटिया जनजाति का सम्मेलन का, भोटिया जनजाति का जो सुमेलित स्थल है वो कहाँ है। तो भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, नैनीताल देहरादून में पाई जाती है, चमोली उत्तरकाशी में पाई जाती है, उधम सिंह नगर या नैनीताल में पाई जाती है, या टिहरी गढ़वाल में पाई जाती है। तो भोटिया जो जनजाति है बच्चों हमारी कहाँ पाई जाती है, जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय के पाद में, इसके बाद हमारा शिवालिक आता है, तो यहाँ पर हमारी क्या पाई जाती है, भोटिया। ये मध्य हिमालय है ना, मिड हिमालय, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताएंगे मध्य हिमालय और शिवालिक, इन दोनों के बीच का जो जोन है, भ्रंश है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी पाद पर कौन सी जनजाति रहती है, हमारी भोटिया। कौन सी जनजाति रहती है, भोटिया। तो ये हमारा कहाँ पाया जाता है, चमोली और उत्तरकाशी में, ठीक है। अगला, बोक्सा जनजाति हमारी कहाँ पाई जाती है, 1 का 2 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बोक्सा जनजाति हमारी, जौनसारी हमारी कहाँ पाई जाती है, जौनसारी हमारा टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। और थारू जनजाति हमारा उधम सिंह नगर, और बोक्सा जनजाति हमारा 1 में। तो 1 का 2, 2 का 1 और 4 1, ठीक हो गया। ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया बच्चों, ठीक है ना। ये हमारा इसका जनजाति के कौन से स्थल के बारे में पूछा ना, कौन सा स्थल कहां पर है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया बच्चों, ठीक है। अगला, प्रसिद्ध कवि लोकरत्न पंत, ठीक है, लोकरत्न पंत गुमानी पंत का नाम देकर सम्मानित किसने किया था। Who honored the famous poet लोकरत्न पंत by naming him गुमानी पंत। तो बच्चों जो हमारे काशीपुर के महाराजा थे, राजा गुमान सिंह, तो राजा गुमान सिंह के द्वारा ही उनको क्या टाइटल दिया गया था, हमारा गुमानी पंत की। उनका मूल नाम बच्चों कई बार यूपीएससी ने यूपीपीएससी ने पूछा हुआ है, तो इनका मूल नाम क्या था, लोकरत्न पंत, उनका उपनाम क्या था, गुमानी पंत। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपके लिए सही हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारे सुदर्शन शाह के दरबार में भी जाते हैं, सुदर्शन शाह जो गढ़वाल के हमारे राजा थे ना, 61वें राजा थे, तो उनके दरबार में भी जाते, कौन, हमारे गुमानी पंत जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जिनका जन्म हमारा काशीपुर में हुआ था, ये भी आप जानते होंगे, ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य विशेषण का उदाहरण है। अच्छा, अब आगे बारी बच्चों हिंदी की, किसकी बारी आती है अभी, हिंदी। अब हमारा हिंदी में क्या प्रश्न है, ठंडा पानी पीना चाहिए, तो इसमें क्या है कि सार्वनामिक विशेषण, अच्छा विशेषण पूछ रहा है, तो यहाँ पर विशेषण हो गया, कौन सी विशेषण हो गया, सार्वनामिक है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया संज्ञा सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता, तो उन्हें क्या कहा जाता है, विशेषण। विशेषण के भेद कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, तो 4। पहला कौन सा होता है, गुणवाचक विशेषण, दूसरा कौन सा होता है, संख्यावाचक विशेषण, तीसरा कौन सा होता है, परिमाणवाचक विशेषण, जिनको मापा तोला जा सकता है, और अंतिम कौन सा होता है बच्चों, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, जिसमें किसी के आकार, गुण, दोष सब कुछ बताए जाते हैं, उसमें ये कौन सा हमारा विशेषण कहलाता है, तो ये कहलाता है गुणवाचक विशेषण। इसमें क्या आता है, आकार, रंग, दशा, दिशा, इस तरीके के जिसमें आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, गुण। तो पानी का जो गुण बताया जा रहा है क्या है, पानी ठंडा है, तो यहाँ पर विशेषण कौन सा होगा, संख्या थोड़ी है इसमें, सार्वनामिक भी नहीं होगा, अर्थात गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा बच्चा, गुणवाचक विशेषण। उम्मीद करता हूं हमारी क्लास आपको बहुत पसंद आ रही हो, और आप अगर जाते जाते इसमें क्या करिए, लाइक करते हुए जाइएगा, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, डेली हमारी जो क्लासेस चल रही है इन पर ध्यान देना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा पूछ रहा है दाता शब्द का पुल्लिंग शब्द, क्या पूछ रहा है, पुल्लिंग, मैस्कुलिन पूछ रहा है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा हो ध्यान दीजिएगा, दाता पुल्लिंग शब्द है, तो दाता क्या है, हमारा पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग क्या है, तो यहाँ पर लिंग के बारे में पूछ रहा है। हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, 2, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग, परंतु जो हमारी संस्कृत होती है, संस्कृत में क्या होता है, हमारा 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है नपुंसकलिंग।
तो हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2। तो इसका जो स्त्रीलिंग है दत्ती, दतिनी, दात्री या दाती। तो बच्चों जो दाता होता है, दान करने वाला होता है, वो हो गया दाता, और जो दान करने वाली स्त्री होगी वो क्या कहलाएगी? दात्री। ऑप्शन सी इसका क्या होगा बच्चों? सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है अंक में भरना, एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ है कुछ समझ में ना आना, बहुत थक जाना, गले लगाना, बहुत प्रसन्न होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। अंक का अर्थ क्या होता है? एक हिसाब से गोद में भर देना। गोद में भरने का मतलब क्या होता है? किसी को अपने से चिपका लेना, ठीक है ना, आलिंगन कर लेना। तो यहां पर प्रश्न कुछ समझ लेना, समझ में ना आना, नहीं ये नहीं होगा। बहुत थक जाना, नहीं। अब गले अंक में भर लेने का मतलब थक जाना थोड़ी होगा। गले लगाना, हाँ, तो क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, गले लगाना। जब आप किसी को आलिंगन करते हैं, अंक में भर लेते हैं, तो वही क्या होता है? जैसे माँ अपने पुत्र को अंक में भर लेती है ना, अंक का मतलब होता है गोद, तो गोद में भर लेना उसका क्या है? हमारा गले लगाने से अर्थ है इसका, ठीक है ना बच्चों। अगला प्रश्न आपसे आज का पूछ रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव, तद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है बच्चों। तद, तत् धन भव। तत् का मतलब क्या होता है बच्चों? उससे, किससे? उससे। और भव का मतलब क्या होता है? उत्पन्न। तो किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। तो संस्कृत के शब्द क्या कहलाते हैं हमारे? तत्सम, ठीक है ना। और तत्सम से जो उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? तद्भव। तो कौन सा शब्द है? कर्म, कर्म का क्या हो जाता है? काम। इसका तद्भव क्या होगा? काम। तो यहां पर नहीं दिया गया है, तद्भव पूछ रहा है। गौ, गौ का क्या होगा बच्चों? गाय, नहीं ये भी नहीं होगा। विद्या, विद्या का हमारा क्या होता है? विद्या होता है, ठीक है ना। अगला सोना, ये किसका है? इसका तत्सम होगा। तो ये क्या हो गया बच्चों? हमारा तद्भव शब्द हो गया। इसका तत्सम क्या होगा? तो हमारा स्वर्ण, ठीक है। इसका तत्सम क्या होगा? स्वर्ण। और ये क्या होगा? कहा मैंने? तत्सम होगा, ठीक है ना बच्चों। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। सभी के सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। अगला, मूसो, मूस, मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या है? अच्छा, तो आपने बच्चों आजकल हमारी यूकेएसएससी की जो प्रकृति है उसमें देखा होगा कुमाऊनी शब्द, गढ़वाली शब्द का बहुत प्रयोग किया जा रहा है। तो जब आप घर में देखते हैं, गांव में आप जाते हैं, तो गांव में हमारा बिल्ली होता है, जो बिल्ली को क्या कहते हैं? बिराऊ। क्या कहते हैं? बिराऊ कहा जाता है। पर जो चूहा होता है, चूहा को क्या बोलते हैं बच्चों? मूस, मूसो, ठीक है ना। अलग अलग, जैसे गढ़वाली पहाड़ी में हमारा कुमाऊनी है तो हम हमारे यहाँ मूस कहते हैं। फिर हमारा गढ़वाल रीजन में क्या बोलते हैं? मूसो, ठीक है। नेपाल में भी मूसो बोला जाता है। अगला क्या आता है? मूषा, ठीक है। तो किससे कहा जाता है? पूछ रहा है। मच्छर को? नहीं जी। क्यों कहा जाता है? मच्छर को नहीं कहा जाता। मछली को? नहीं जी, उसको तो माछ कहा जाता है। और खरगोश को? खरगोश को सोस कहा जाता है, सूसक। संस्कृत का है तो इसको कुमाऊनी में भी सूसक ही कहा जाता है, ठीक है ना। और अगला चूहा हमारा यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। हमारा आज का अगला प्रश्न है दोफरा का बटेऊ छेलू बैठी जा, यह गीत किसके द्वारा रचित है? प्रीतम भरतवाण के द्वारा, नरेंद्र सिंह नेगी के द्वारा, किशन सिंह महिपाल के द्वारा, या मंगलेश मंगलेश डंगवाल के द्वारा। तो इसमें ये किसके द्वारा है? प्रसिद्ध गाना है हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा, हमारे उत्तराखंड की शान आन बान शान, जिन्हें ब्रिटिश अकादमी के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया था, ठीक है ना। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है ना बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अच्छा, तो यहां पर क्या है? हमारे आभूषण, क्या है हमारे बच्चों? आभूषण के बारे में पूछ रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कनफूल का संबंध किससे है? कनफूल का संबंध किससे है? बुलाक का संबंध किससे है? धागुला का संबंध किससे है? तिमनिया का संबंध किससे है? तो यदि बच्चों आपने देखा होगा गांव में हम जो कनफूल की बात करते हैं, कनफूल कान में पहना जाता है, छोटी छोटी बालिकाओं के द्वारा कनफूल कान में पहना जाता है। तो कनफूल का संबंध किससे हो गया बच्चों? नाक से, कान से। तो किसका संबंध किससे हो गया? कान से हो गया। बुलाक का संबंध किससे हो गया बच्चों? नाक से हो गया। बुलाक नाक में पहनी जाती है ना, जिसको फूली भी कहा जाता है हमारे यहाँ, फूली, ठीक है ना। और धागुला, धागुला कहाँ पहनते हैं बच्चों? कलाई पर, हाथ में पहना जाता है। छोटे छोटे बच्चों को काले और जो सफेद रंग की जो छोटी छोटी दाने होते हैं ना, उनको पहनाया जाता है। नामकरण पर बच्चों को उनकी नानियों के द्वारा, दादी के द्वारा गिफ्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो हमारा ये कहाँ पहना जाता है? धागुला हाथ पे पहना जाता है। और तिमनिया, तिमनिया कहाँ पहना जाता है बच्चों? गले में पहना जाता है, ठीक है। स्त्री के द्वारा गली पर पहना जाता है। गले जो स्त्री का हार है उसे कहा जाता है।
तो ऑप्शन ए का क का क्या हो गया, क का दो, ऑप्शन बी यहीं पर ठीक हो गया। अब क्योंकि इसमें ज्यादा प्रश्न पूछा नहीं गया है, ज्यादा इसमें उलझाया नहीं गया है, तो ऑप्शन बी ही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर थी बच्चों आज की हमारी जो क्लास, अति महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा दृष्टि से। और आप सभी लोगों को क्या स्कोर रहा, कितना समझ में आया, कैसा रहा क्लास, जरूर कमेंट में आप मेंशन मुझे कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी आप सभी के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के आने वाले आगामी जो परीक्षा है उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे द्वारा आप सभी के लिए अत्यंत प्रयास किया जा रहा है। और बच्चों, आप अगर कोई भी छात्र अगर छात्रा अपना टेस्ट अगर देना चाहता है तो हमारे बेसिक क्लास में क्या करिए, इनरोल करने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।